और चलिए चाय की चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका की, जहां के हालात विपरीत हैं, लेकिन इन मुश्किल हालातों ने भी लोगों ने उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं। राजधानी कोलंबो में जारी प्रोटेस्ट के बीच में सामने आई है एक पॉजिटिव पिक्चर, और वो पिक्चर क्या है, रंजना बताएंगी। बिल्कुल, इन तस्वीरों में देश के प्रति सम्मान है, समर्पण है, हालात सुधरने की उम्मीद है, नई जिंदगी की शुरुआत की खुशी है। देखिए, भले ही लोग सड़कों पर हैं, लेकिन इरादा बदलाव का है। देश नुकसान पहुंचाने का नहीं है यहां पर। तभी तो जब लोगों को राष्ट्रपति भवन में लाखों कैश भी यहां पर उन्हें मिला, तो उन्होंने ये रकम पुलिस के हवाले कर दी और एक नई मिसाल कायम की। पियानो की ये धुन बता रही है कि आर्थिक तौर पर श्रीलंका भले ही धराशायी हो चुका हो, लेकिन यहाँ के लोगों ने अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। पियानो से उठ रही राष्ट्रीय धुन न केवल श्रीलंका के इन आम लोगों के जख्मों पर मरहम लगा रही है, बल्कि उन्हें एक लंबी लड़ाई का हौसला भी दे रही है। आक्रोश के बाद अब जनता के बीच ये जश्न का दौर है, और यही कुछ हम अब प्रधानमंत्री आवास के भीतर देख पा रहे हैं। ये जो पियानिस्ट हैं, ये सोचिए प्रधानमंत्री आवास के भीतर रखा हुआ था, और यहाँ पर इस समय श्रीलंका का राष्ट्रीय गीत बजाया जा रहा है। गीतों के जरिए, म्यूजिक के जरिए, संगीत के जरिए आपको एक कुछ देर सुनवाते हैं कि आखिर ये भावनाएं कैसी, इनके सबके चेहरे बताते हैं कि आखिर श्रीलंका के लोगों ने जो लंबी लड़ाई लड़ी है, कई महीनों की लड़ाई, सब कुछ सहते हुए, खाद्यान्न की किल्लत, खाने पीने की दिक्कत, तेल की किल्लत, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, और इन सब के बीच अब जब उन्हें पता चला कि सरकार बदल सकती है, तो वो खुशी इनके चेहरों पर दिखाई पड़ती है। और इसीलिए राष्ट्रगीत से बढ़कर भला वो कौन सी भावना हो सकती है जिससे वो ये जश्न मना सके। श्रीलंका आज आर्थिक तौर पर टूट चुका है, लेकिन जिंदगी की धुन यहाँ अभी भी कायम है। राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर ये शादी के जश्न की तस्वीरें हैं। इस माहौल में भी दिलशन और शियान ने शादी का फैसला किया, और ये फोटोशूट उसी शादी का है। इन दोनों ने 1 साल पहले शादी का फैसला किया था, लेकिन साल भर में श्रीलंका के हालात पूरी तरह बदल गए। बावजूद इसके दोनों ने शादी करके ये जता दिया कि मुश्किल कैसी भी हो, जिंदगी जिंदाबाद रहती है। श्रीलंका के लोगों के जहन में आज भले ही लाख सवाल हो, लेकिन ये उम्मीद सबके दिलों में है कि आज नहीं तो कल देश के हालात बदलेंगे और उनके मुल्क के सुनहरे दिन फिर से लौटेंगे। जनता जानती है कि जिस लड़ाई को उन्होंने शुरू किया है, उसका सुखद अंत उन्हें ही करना है। लिहाजा प्रदर्शन की तस्वीरें बदलने लगी हैं। अफरा तफरी की जगह प्रदर्शन में अनुशासन दिखने लगा है। मैं इस समय प्रधानमंत्री के आवास पर हूं, जो आधिकारिक आवास होता है प्रधानमंत्री का, और यहां पर हिंसा की तोड़फोड़ की बहुत सारी निशानियां थी। लेकिन आज सुबह मैं ये देख पा रहा हूं कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो हिंसा में भी शामिल थे, जो उग्र हुए थे, आक्रोशित थे, आज वही प्रधानमंत्री का ये जो पूरा आवास है, इसके लॉन की सफाई कर रहे हैं। कूड़ा कचरा हटा लिया गया है, एक यहाँ पर है, एक दूसरी तरफ है, और जितना भी हिस्सा है, हर जगह कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, तोड़फोड़ की जितनी चीजें हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। केवल बात साफ सफाई तक नहीं है, बल्कि पीएम आवास पर जमा प्रदर्शनकारियों ने अपना एक नया शहर ही बसा लिया है। लोगों ने पैसे जमा करके यहाँ आए प्रदर्शनकारियों के लिए खाने का इंतजाम किया है। जिस प्रधानमंत्री आवास पर टेम्पल ट्रीज पर लोग घुसे थे प्रदर्शनकारी, आज वहां पर लंगर भी शुरू हो चुका है। पहले खाना बनाया गया, और जितने सारे आगंतुक आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। ये जो यहाँ का लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, खुद से उन्होंने फंड जुटाया है, खुद से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, और अब उसके बाद यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। तो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, उनके लिए यहाँ खाना बन रहा है। और इतना ही नहीं, जो खाने वाले हैं वो खुद ही अपनी प्लेट धो करके, साफ करके लेकर वापस इन्हें दे रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो आंदोलन करना था, अब चूंकि बाकी सारी चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है, तो ये जो प्रधानमंत्री का आवास है, वो एक कैंप में तब्दील हो चुका है। यहाँ के रहने वाले लोग ही जो है वो इसे चलाने लगे हैं। अशांत श्रीलंका फिलहाल तो शांत नजर आ रहा है। सड़कों पर लगी ये कतारें श्रीलंका की कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। खाने की व्यवस्था की गई है और लोग शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ा तबका यही कोशिश कर रहा है कि मुश्किल हालात में कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। श्रीलंका का भविष्य क्या होगा, कोई नहीं जानता। एक देश के तौर पर उसका आने वाला राजनीतिक वक्त कैसा होगा, इसे लेकर भी लोग कयास ही लगा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि श्रीलंका जिस दौर से गुजर रहा है, वहाँ शोक के बीच उम्मीद की धुन सुनाई दे रही है, और लोगों को ये भी लग रहा है कि उनकी जन क्रांति नए श्रीलंका की कहानी लिखने जा रही है। आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे, कोलंबो।
अब हम आपको यूक्रेन के डोनेस्क शहर की अद्भुत तस्वीर दिखाएंगे, जहां मौत के तांडव के बीच जिंदगी का जश्न मनाया जाता है। रविवार को ही शहर में रूसी हमले में 5 लोगों की जान गई और 15 घायल हुए, लेकिन इस भीषण हालात में भी जिंदगी यहाँ मुस्कुराना नहीं भूली। बिल्कुल, आपको बता दें कि यूक्रेन के लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जिंदगी का जश्न मना रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर मातृभूमि के लिए मौत का भी सामना करना पड़े तो ये जिंदगी का दामन नहीं छोड़ेंगे और नाचते गाते मुश्किल हालात का सामना करेंगे। क्या हुआ जो हवा में बारूद की गंध खुली है? क्या हुआ जो हर आहट इस शहर में मौत का सबब बन जाती है? क्या हुआ जो मिसाइल इमारतों को, जिंदगियों को पल भर में जमींदोज कर जाती हैं? जिंदगी फिर भी यहाँ थिरकती है, मौत को यूं मुंह चिढ़ाकर जश्न में डूब जाती है। हम यहाँ जश्न मनाने आते हैं, आते रहेंगे, ये जानते हुए भी कि मिसाइल यहाँ कभी भी गिर सकती है, लेकिन परवाह नहीं, हम ऐसे ही जिएंगे। शहर के सेंट्रल पार्क में दर्जनों लोग जमा होते हैं और केज के नाम से मशहूर हो चुकी इस जगह पर जिंदगी का जश्न मनाते हैं। जीसस ने कहा है कि हर दिन जो भी मिले उसे खुशी से स्वीकार करो। इन हालात में आप चाहें तो घर में दुबक कर बैठ सकते हैं, लेकिन मौत तो बंद कमरे में भी आ सकती है। जंगी हालात में मौत का खतरा हर पल बना रहता है, लेकिन डोनेस्क के लोग दुश्मन को संदेश देना चाहते हैं कि मौत से ना ये शहर डरता है और ना यहाँ के लोग। यहाँ आकर जिंदगी थोड़ा आसान लगती है। कुछ पल के लिए हम जंगी हालात भूल जाते हैं, जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं और लौट जाते हैं। हम डांस करते हुए मरना नहीं चाहते, लेकिन अगर यही हमारी किस्मत है तो हम अपनी मातृभूमि के लिए ऐसे ही मरना चाहेंगे, और अगर हमारी किस्मत में जिंदगी है तो भी हम ऐसे ही जिएंगे। कुछ पलों का ये जश्न, ये सेलिब्रेशन इन लोगों को मौत के डर से दूर ले जाता है। सब कुछ भूलकर ये लोग जिंदगी के उत्सव से सराबोर हो जाते हैं। ये लोग काफी जिंदा दिल हैं। सड़कों पर युद्ध के हालात हैं, लेकिन ये लोग जिंदगी का जश्न मनाने को बेताब हैं। जाहिर है इस शहर पर जो युद्ध थोपा गया है वो इसे मंजूर नहीं। होगा दुश्मन ताकतवर, इन शहरों से मुस्कान छीन ले, उसके पास ऐसे हथियार नहीं। जिंदगी की परवाज़ थाम सके, मौत के पास भी वो सामान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं आस्था का उत्सव और लिए चलते हैं आपको कृष्ण की नगरी मथुरा, जहां देवशयनी एकादशी के मौके पर द्वारकाधीश में आस्था का सैलाब नजर आया, जबकि दूसरी तरफ गोवर्धन में मुड़िया मेले की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं। और देखिए उत्सव की तस्वीरें हैं। देखिए कोरोना काल के चलते बीते 2 साल से इस मेले का आयोजन नहीं हो सका था, लिहाजा इस बार हर कोई अपने आराध्य गिरिराज जी महाराज के दर्शन कर लेना चाहता है। प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तरह तरह के फूलों से सजावट और मंदिर में भक्तों का अपार जनसैलाब। आस्था से सराबोर ये तस्वीरें मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की हैं, जहां देवशयनी एकादशी के दिन भक्तों का तांता नजर आया। मंदिर पहुंचा हर श्रद्धालु कृष्ण भक्ति में डूबा दिखा। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई अपने आराध्य की एक झलक पाने को बेताब दिखा। मौका खास था, इसलिए हर भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन पाकर खुद को धन्य समझ रहा था। पूजा पाठ खत्म होने के बाद श्रद्धालु कृष्ण भजन पर थिरकने को मजबूर हो गए। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि ब्रज में सावन में हर तरफ आनंद ही आनंद होता है। ठाकुर जी को प्रकृति का एहसास कराने के लिए मंदिरों में हिंडोले और घटाओं के आयोजन होते हैं, जिनमें केसरिया घाट सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है।
देखिए, अगर हम देवशयनी एकादशी की बात करें तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। यहीं से चातुर्मास की शुरुआत होती है और ये चातुर्मास आध्यात्मिक जीवन के लिए, पूजा साधना के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। लेकिन देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में आप शुभ और मंगल कार्य नहीं कर सकते। दूसरी ओर गोवर्धन में लगने वाला मुड़िया पूर्णिमा मेला भी शुरू हो चुका है। कोरोना के कारण 2 सालों तक इस मेले के आयोजन को मंजूरी नहीं मिली थी। अब जब हालात सुधरे हैं तो फिर से भक्तों को अपने आराध्य ठाकुर गिरिराज जी महाराज के दर्शन और परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। देश भर से श्रद्धालु गोवर्धन पहुंचने शुरू हो गए हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए हैं। जानकारी के मुताबिक गोवर्धन के मुड़िया पूर्णिमा मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 25 जोन और 66 सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा व्यवस्था 2368 पुलिसकर्मी संभालेंगे, जबकि आपराधिक गतिविधियों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। घुड़सवार पुलिस भी परिक्रमा मार्ग में हर गतिविधि पर नजर रखेगी। वॉच टावर्स पर पुलिसकर्मी हर स्थिति से निपटने को मुस्तैद रहेंगे। पूरा पुलिस और प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम श्रद्धालुओं को एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे देंगे। और हमने अपने कंट्रोल रूम और अपने वॉच टावर्स और चौकियों की और हर प्रकार से व्यवस्था रहेगी कि श्रद्धालु अपने दर्शन भी कर सकें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि भीड़ की वजह से कोई अन्य समस्या है, तो वो व्यवस्थाएं हम लोग रखेंगे। एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस मेले में करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं अमरनाथ धाम की पवित्र यात्रा की। देखिए, आज से अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू किया गया है। शुक्रवार को पवित्र गुफा के पास बादल फट जाने की वजह से यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा था। बिल्कुल, आपको बता दें कि मौसम साफ होने के बाद सभी सुरक्षा इंतजामों के साथ यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। पहलगाम रूट पर नुनवान आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को पवित्र गुफा के लिए सुबह 5 बजे रवाना किया गया। आस्था अपार, खत्म हुआ इंतजार। फिर से गूंजा हर हर महादेव का जयकारा। फिर से शुरू हुई पवित्र अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार को आए सैलाब में लापता लोगों की तलाश जारी है। इस बीच आज से अमरनाथ यात्रा फिर से बहाल कर दी गई है। पहलगाम रूट पर नुनवान आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को पवित्र गुफा के लिए सुबह 5 बजे रवाना किया गया। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुताबिक यात्रा को एक ही रूट पर शुरू किया गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा नुनवान और बालटाल दोनों रूट से उपलब्ध रहेगी। तो वहीं जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर में भी 11 जुलाई तक पंजीकृत यात्रियों को पहुंचने के लिए कहा गया है। शुक्रवार की शाम पवित्र गुफा के पास तेज बारिश के चलते आए सैलाब ने यात्रा को रोक दिया था। रविवार की शाम को पहलगाम रूट को यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। हालांकि बालटाल में यात्रा मार्ग को बहाल करने का काम अब भी जारी है। मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि एक जगह एक डेब्रिस है, उसको छोड़ करके सारे ऑपरेशन पूरे कर लिए गए हैं। रास्ते को ठीक करने का काम तेज गति से हो रहा है और वो मैं उम्मीद करता हूं कि आज पूरा हो जाएगा। एक बार काम पूरा हो जाएगा, उसकी सुरक्षा की जांच करा करके फिर यात्रा हम लोग शुरू करेंगे। इस बीच मन में बाबा के दर्शन की मुराद लिए देश के कोने कोने से पहुंचे भक्तों की आस्था कम नहीं हुई है। बेस कैंप पहुंचे भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं की ये टोली राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से आई है। बम बम भोले के जयकारे और नाच गाकर ये महिलाएं वक्त बिता रही हैं और बारी का इंतजार कर रही हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस गुड न्यूज की जो दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द ही मिलने वाली है। खाने पीने के सामान, दवा और ग्रोसरी की होम डिलीवरी बड़े बड़े शहरों में अरसे से हो रही है, लेकिन अब होम डिलीवरी का अंदाज भी बदलने वाला है और शुरू होने वाली है ड्रोन से डोर टू डोर होम डिलीवरी। बिल्कुल, दरअसल एक कंपनी ड्रोन के जरिए होम डिलीवरी देने के लिए इंटीग्रेटेड ड्रोन डिलीवरी सिस्टम पर काम कर रही है और इसके ट्रायल्स भी हो चुके हैं। तो कैसे काम करेगा ये सिस्टम और इसकी खासियत क्या है, आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर को मिलने वाली है ड्रोन वाली गुड न्यूज। घर का सामान या दवा सबकी होम डिलीवरी करेंगे मेड इन इंडिया ड्रोन। ये बात हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। टेक ईगल नाम की कंपनी ड्रोन के जरिए चीजों को डोर टू डोर डिलीवरी के सिस्टम पर दिन रात काम कर रही है। ड्रोन्स का इस्तेमाल डिफेंस के क्षेत्र और कोरोना काल के समय वैक्सीन डिलीवरी के दौरान किया गया, लेकिन अब आने वाले कुछ ही महीनों में दिल्ली एनसीआर के 100 किलोमीटर के दायरे में 50 से 60 ड्रोन्स ऐसे तैयार हो रहे हैं जो फूड आइटम्स और ग्रोसरी आइटम्स को आपके घरों तक यानी कि डोर टू डोर पहुंचाने वाले हैं। टेक ईगल की वर्कशॉप में जिन चमचमाते ड्रोन्स को आप देख रहे हैं, ये वही ड्रोन्स हैं जो आने वाले दिनों में लोगों को सामान की होम डिलीवरी करने के लिए दिल्ली एनसीआर के आसमान में उड़ने वाले हैं। इसके लिए कंपनी एक इंटीग्रेटेड ड्रोन डिलीवरी सिस्टम तैयार कर रही है। ड्रोन के जरिए घर की छत पर या फिर घर के पास ही 5 मीटर के छोटे से खुले स्थान पर सामान की डिलीवरी कर दी जाएगी। तो हम कर क्या रहे हैं कि एक आपका पूरा इंटीग्रेटेड ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क, जिसको हम ड्रोन लॉजिस्टिक्स एयरलाइन भी बोलते हैं, वो हमने क्रिएट की है और उसके थ्रू हम हब एंड स्पोक मॉडल बना रहे हैं कि आपका एक बड़े वेयर हाउस से आपके जो कॉलोनी में है, आपके जो छत पे है या आपके सामने अगर ओपन एरिया है, लॉन है, तो वहाँ पे ये डिलीवरी आएगी आपका ड्रोन और वहाँ से या तो आप जाके पिक कर सकते हैं या फिर कोई जो एक राइडर होगा वो आखिरी के 100 मीटर में या फ्यू स्टेप्स आपको आके डिलीवर कर देगा। कंपनी का दावा है कि ड्रोन के जरिए डोर टू डोर डिलीवरी के लिए ट्रायल्स भी हो चुके हैं। इस सिस्टम के तहत तमाम ड्रोन्स को जीपीएस से लैस किया जाएगा। ये ड्रोन एक कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे। ये ड्रोन बैकअप कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ तैयार किए गए हैं। मतलब ये कि अगर एक कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होता है तो दूसरा अपने आप एक्टिव हो जाएगा। In cities like Delhi NCR and bigger metro cities, we are coming up with the leading food delivery companies, grocery companies, e-commerce companies to deliver your food, groceries and any other e-commerce items. ये ड्रोन दिल्ली एनसीआर में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेंगे। ये हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ करेंगे और आसमान में पहुंचने के बाद प्लेन की तरह आगे बढ़ेंगे। ड्रोन्स में एक सोलर लीड का कार्गो बॉक्स भी लगा हुआ है जिसमें सामान को रखा जाएगा। तो 16 लीटर तक का आइटम, ये कोई भी एग्नोस्टिक हैं हम पेलोड के, तो आपका फूड है, जैसे कि अगर 5 लोगों की फैमिली है उसके लिए जो फूड है वो 3 केजी के अंदर अंदर आ जाता है ऑलमोस्ट। तो फूड ही आराम से 5 लोगों की फैमिली तक के लेके जा सकता है। कंपनी की योजना शुरुआत में 50 ड्रोन्स को उतारने की है। तो हो जाइए तैयार दिल्ली एनसीआर में सामान की हाईटेक ड्रोन डिलीवरी के लिए। तो देखिए 21वीं सदी के तकनीक के इस युग में इस तरह के प्रयोग और इनिशिएटिव से संसाधन और समय दोनों की ही बचत होगी। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही दिल्ली एनसीआर के वासियों को सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन्स जल्द ही उपलब्ध हो और साथ ही साथ तकनीक के युग में हम इसी तरह हर दिन प्रगति करते रहें। कैमरा पर्सन दलवीर सिंह और मनीष झा के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। चलिए अब बात करते हैं देश की नई टेनिस सनसनी जिनका नाम है ऐश्वर्या जाधव, जिन्हें अंडर 14 जूनियर विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका मिला। और अपने खेल से ऐश्वर्या ने हम सबका दिल कैसे जीता है और कितनी उम्र से खेलना स्टार्ट किया, वो कहानी अदिति बताएंगी। जी, ऐश्वर्या ने 5 साल की उम्र में ही रैकेट उठा लिया था और वो 9 साल की उम्र से प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में जीत भी हासिल की है। विंबलडन का टेनिस कोर्ट,
लॉन टेनिस खेलने वाला हर खिलाड़ी इस कोर्ट में खुद को आजमाने का ख्वाब देखता है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। हाल में विंबलडन प्रतियोगिता खत्म हुई है, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं का फैसला हुआ, लेकिन हम बात उस खिलाड़ी की कर रहे हैं जिसने विंबलडन कोर्ट में भारत की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। टेनिस कोर्ट में सानिया मिर्जा के बाद नई सनसनी बनकर तेजी से उभर रही हैं कोल्हापुर की रहने वाली ऐश्वर्या जाधव, जिन्होंने पहले तो अपने हुनर के दम पर अंडर 14 जूनियर विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में जगह बनाई और फिर अपने खेल से लोगों का दिल जीत लिया। हालांकि चैंपियनशिप के शुरुआती मुकाबले उनके लिए अच्छे नहीं रहे। वहाँ पे प्रैक्टिस करते समय मुझे बहुत सारी लड़कियों के साथ खेलने को मिला, बहुत सारे कंट्रीज के लड़कियों के साथ खेलने को मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। बेहद साधारण परिवार से आने वाली ऐश्वर्या ने 5 साल की उम्र में ही अपने हाथों में रैकेट थाम लिया और 9 साल की उम्र से प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है, जिसकी गवाही उनके घर में रखी दर्जनों ट्रॉफियां और मेडल दे रहे हैं। बेटी की प्रतिभा को निखारने में पिता दयानंद जाधव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। टेनिस ऐसे चूज किया था कि क्योंकि मुझे भी बचपन से टेनिस पसंद था, तो टेनिस में उसको मैंने डाला था। तो उसकी उसमें रुचि देखकर मैं रुका नहीं और उसकी अच्छे टेनिस के करियर के लिए उसे अच्छे कोच भी मिल गए और 2017 में तो उनके साथ उसने बहुत अच्छे से टेनिस सीखना शुरू कर दिया। ऐश्वर्या के हुनर को निखारने वाली उनकी कोच अमृता मुखर्जी भी ऐश्वर्या के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। एज ए प्लेयर ऐश्वर्या की गेम बहुत ही सॉलिड है, शी इज वेरी कंसिस्टेंट, शी इज वेरी टैलेंटेड एंड शी हैज टू वर्क ऑन सम थिंग्स, लेकिन उसके पास टाइम है, उम्र है एंड आई थिंक एज इंडियंस हम आशा कर सकते हैं कि उसकी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा इन द टेनिस सर्किट। 2021 की शुरुआत में ऐश्वर्या भारत में अंडर 14 में 94वें स्थान पर थीं, लेकिन साल के अंत तक उन्होंने बड़ी छलांग लगाकर 7वां स्थान हासिल कर लिया और अब वो विंबलडन में अपनी काबिलियत को साबित करने में जुटी हैं। जल्द ही वो चेक रिपब्लिक, फ्रांस और जर्मनी में खेलने के लिए जाने वाली हैं। दीपक सूर्यवंशी, कोल्हापुर, गुड न्यूज टुडे। सबसे पहले आपको लिए चलते गुजरात, जहां मूसलाधार आफत से कई शहर बेहाल हैं, लोगों की जान आफत में है, लेकिन आफत की इस बारिश में जवान जलदूत बनकर उम्मीद और राहत लेकर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, मूसलाधार बारिश की वजह से गुजरात पानी पानी है और ऐसे मुश्किल हालात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं। देखिए, अपनी परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। किस प्रकार ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। नदियों का पानी जब विकराल रूप धारण कर ले, पानी का प्रवाह जब बांध तोड़कर सब कुछ डुबोने पर आमादा हो जाए, लहरें उफान बन जाएं, आसमान से बरसती बूंदें जब जल प्रलय की वजह बन जाएं, तो जिंदगी पनाह मांगने लगती है। गुजरात के शहर शहर, गांव गांव में हालात कुछ ऐसे ही बने हैं, लेकिन इन विपरीत हालात में लोगों को बचाने के लिए देवदूतों ने मोर्चा संभाल लिया है। जल तांडव की तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ की हैं। आसमान से बरसी आफत ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया है। पूरे इलाके में पानी ने साम्राज्य कायम कर लिया है। सड़कों का संपर्क टूट चुका है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों के सामने सुरक्षित ठिकानों पर जाने की चुनौती है और ऐसे में एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बोट के जरिए पानी में गुम हो चुकी हर गली, हर सड़क पर जवान पहुंच रहे हैं। वलसाड़ के निचले इलाके में फंसे लोगों को जलदूतों ने बाहर निकाला। वलसाड़ के लीलापुर इलाके में एक परिवार के लिए एनडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए। हाल ही में इस घर में एक शिशु की किलकारी गूंजी थी, लेकिन पानी ने घर में डेरा जमा लिया, जिसके बाद जवानों ने पूरे परिवार को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। कि हमारी टीम गई और सेफ्ली उस बच्चे को, उन महिला को लेकर के और उनके साथ जो भी उनके परिजन थे उनको लेकर के किनारे कर दिया। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के बोडेली में एक पुलिस वाले ने दिलेरी दिखाते हुए पूरे परिवार की जान बचाई।
पानी के तेज प्रवाह की परवाह न करते हुए पुलिस वाले ने पहले एक मासूम बच्चे को डूबे हुए घर से निकाला, फिर सीने भर पानी में चलते हुए परिवार के दूसरे सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ा। देखिए किस तरह महिला को घर से बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हौसला बंधाती हैं, भरोसा जगाती हैं। जिस खाकी वाले से लोग खौफ खाते हैं, वो यहाँ देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहा है। और अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के वाशिम और मिलवाते हैं कलाकार से। कलाकार अपने हुनर से, अपनी कल्पनाओं से अनोखा संसार रचते हैं। वाशिम के ये कलाकार भी अपनी अनूठी कलाकृतियों की वजह से सुर्खियों में हैं। जी हाँ, और इस कलाकार का अंदाज जरा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि ये चौक पर एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाते हैं। चौक पर भगवान की प्रतिमा उकेर कर इन्होंने कमाल कर दिया। कला के इस साधक का कहना है कि वो अपनी कला के जरिए भगवान की उपासना कर रहे हैं। ये पूरी हुई उम्मीद की मूरत है, ये साकार हुई आशा की सूरत है। ये हाथ बेशक किसी पेशेवर मूर्तिकार के नहीं, लेकिन इन हाथों से गढ़ी जा रही आकृतियां खूबसूरती में बेमिसाल हैं। पत्थर को काटकर प्रतिमा बना देने की कला तो आपने देखी होगी, लेकिन ब्लैकबोर्ड पर चलने वाले चौक को तराशकर मूर्ति बना देने की ये अद्भुत कला शायद ही देखी होगी। महाराष्ट्र के वाशिम जिला न्यायालय में अपनी सेवा देने वाले हर्षल अपनी कलाकारी के लिए इलाके में मशहूर हो चुके हैं। वो चौक से लिखते नहीं, बल्कि चौक पर भगवान की आकृति उकेर देते हैं। धैर्य और संतुलन के बिना इन आकृतियों को साकार कर पाना आसान नहीं। आकृति बनाने वाले हर्षल कभी कृष्ण और रुक्मिणी को चौक पर उतार देते हैं, तो कभी गणेश जी के अष्ट रूपों को जीवंत कर देते हैं। काही वर्षापासूनच मला खडूवर काहीतरी कला करण्याची आवड निर्माण झाली। या कलेतून मग मी सर्वात पहिले खडूवर अष्टविनायक साकार केले आणि त्यानंतर मला वाटलं की आपण खडूवर अजून काहीतरी कलागुण करू शकतो। त्यामुळे मग मी विठ्ठल रुक्मिणी साकार करण्याचा प्रयत्न केला आणि विठ्ठल रुक्मिणी साकार केले। चौक पर तैयार की गई इन आकृतियों को बनाने में जितनी सावधानियां बरतनी पड़ती है, उससे कहीं ज्यादा ध्यान उस वक्त रखना पड़ता है जब भगवान की आकृतियों में रंग भरे जाते हैं, जिन्हें वाटर कलर के जरिए सजाया जाता है। तब कहीं जाकर एक कलाकार की साधना पूरी होती है। जाका खान, वाशिम, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। तो बनाए रखिए हौसला और चेहरे पर गुड न्यूज वाली स्माइल। जी हाँ, ठहर सके जो चेहरे पे हमारे स्माइल के सिवा मजाल है किसकी। इसीलिए तो हम रहते हैं हमेशा पॉजिटिव, बिल्कुल हमारी चाय की तरह। देखिए, तो हमारी स्माइल का एक खास पासवर्ड है। शगुफ्ता बता दिया जाए? हाँ। देखिए, मैं बता देती हूँ ताकि पकड़ लेती हूँ। ये चाय हमारी स्माइल का पासवर्ड है। आप भी आजमा के देखिए। देखिए, हमारी चाय है ना, ये वो दवा है जिसमें हौसले हिम्मत वाली सारी की सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं। तभी तो हम रहते हैं हमेशा खुश।